जी अस्सलाम वालेकुम। कैब से हम आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 73। आज के लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं हम, फाइनेंस पोर्शन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आज इसका हम आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर में जो शुरू के 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो थ्योरेटिकल हैं। हाँ, 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल है, तीसरा भी किसी हद तक थ्योरेटिकल ही है और आखिरी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी थ्योरेटिकल है। तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये हम करेंगे एंड में। इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया था कि रिस्क क्या है और रिस्क की कुछ टाइप्स। हालांकि रिस्क को क्लासीफाई बहुत से टाइप्स में किया जा सकता है। जैसे एक क्लासिफिकेशन है रिस्क की प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क, जो हमने कल पढ़ी थी। एक और क्लासिफिकेशन है कि फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जिसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है माली तौर पे, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जिसमें माली तौर पे नुकसान तो ना हो लेकिन वो बिजनेस के लिए फिर भी एक नेगेटिव चीज हो। जैसे रेपुटेशन रिस्क कि कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज जो है वो मार्केट में फैल जाए, तो ये रेपुटेशन का डाउन होना ये भी एक रिस्क तो है बिजनेस के लिए। अल्टीमेटली डिमांड को इफेक्ट करता है, फ्यूचर में कस्टमर्स के दिलों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, गुडविल इफेक्ट होती है। तो रिस्क की एक टाइप ये भी है। ठीक है, रिस्क की एक टाइप ट्रांजैक्शन वाइज भी है कि फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल रिस्क की डिफरेंट टाइप्स हैं। क्योंकि हम ज्यादातर जो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, वैसे तो हम हर तरह की टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे जैसे फाइनेंशियल रिस्क भी, नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्कशन होगी इस टॉपिक में वो किस पे होगी, फाइनेंशियल रिस्क पे। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि एक बिजनेस को कितनी तरह के फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस चैप्टर के बारे में पहले 1-2 चीजें सुन लीजिए। पहली चीज, बजटिंग का क्वेश्चन आपका कभी भी जो एलोकेटेड टाइम होता है उसमें कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको भी अंदाजा हो गया होगा। उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ हमें सोचना भी पड़ता है। ठीक है, अगर एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट जो है वो उसे विद इन प्रेस्क्राइब टाइम मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएगा। अगर फर्ज कीजिए कि वो क्वेश्चन 15 नंबर का है, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, लगभग 27 कितना, 15 नंबर का 33 कैसे बन सकता है, 2 से ज्यादा थोड़ी, 1.8 से है, वो 2 से कम ही आएगा, 27 के लगभग। तो अगर 15 नंबर का बजटिंग का क्वेश्चन आता है उसके लिए आपके पास 27 मिनट्स होंगे। अमूमी तौर पे ये 35 से 40 मिनट एवरेज स्टूडेंट के ले लेता है क्वेश्चन कंप्लीट होने में। ये चीज ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में पैनिक ना हो आप। ठीक है जी। और क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, बल्कि 2 दफा भी पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने के काबिल होंगे। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा जरूर, लेकिन जो आपका बजटिंग में टाइम लगेगा ना वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में से आपने निकालना है, यहां से टाइम सेव होगा। यानी बजटिंग और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे का अपोजिट है, टाइम और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बजटिंग के क्वेश्चन में कंसेप्ट्स बहुत कम, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा, उस लिहाज से टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, आपको याद है बजटिंग के क्वेश्चन, बजटिंग के टॉपिक के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इसमें मसला ये नहीं है कि कंसेप्ट्स नए हैं। कंसेप्ट्स आपने देखा लगभग इक्का दुक्का कोई कंसेप्ट अगर नया हो तो हो, लेकिन आपने देखा कि कंसेप्ट्स ज्यादातर वही हैं जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। शायद ही अभी अब अगर आप सोचे तो कोई कंसेप्ट आपके सामने ऐसा है जो नया होगा। तो उसमें मसला बजटिंग के क्वेश्चन में मसला कंसेप्ट्स का नहीं होता, कैलकुलेशंस का होता है। ठीक है, उसके लिए इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके पढ़ के एब्जॉर्ब करना होता है। कैलकुलेशन ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक इसका अपोजिट है, इसमें कंसेप्ट्स ज्यादा हैं, कैलकुलेशन इंतहाई कम है। कैलकुलेशंस इंतहाई कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा, कैलकुलेशन कम। कैलकुलेशन कम तो इसका मतलब क्या है, टाइम भी कम लगेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन से आपने टाइम बचाना है और बजटिंग वाले क्वेश्चन में टाइम लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर को फिर बैलेंस करते हैं। क्लियर जी? चलिए, अच्छा, ये जो टॉपिक है आपके लिए ये बिल्कुल नया होगा
और ये टेक्निकल है, कंसेप्ट्स हैं इसमें, आपने इसको गौर से समझना है। खास तौर पे आज का लेक्चर जो आपके ज्यादातर कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक के, वो आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। यूं समझ लीजिए, अगर ये चैप्टर टोटल कोई 8 लेक्चर चलेगा ना, 7-8 लेक्चर चलेगा, तो इसके 50% कंसेप्ट्स बाकी के 7 लेक्चर्स में डिवाइडेड है, 6 लेक्चर्स में डिवाइडेड है, और 50% कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे। ठीक है, ये चीज जहन में रखिएगा। आज का लेक्चर अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ गई। क्लियर? स्टार्ट करें। तो इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में क्या खास बात है? कंसेप्ट्स ज्यादा, कैलकुलेशंस कम। ठीक है, और एज यूजुअल हम हमेशा पहले कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ, और कैलकुलेशन में फॉर्मेट, पहले कंसेप्ट फिर फॉर्मेट और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस। और फॉर्मेट आपने इधर इस क्वेश्चन में भी पक्का याद करना है, और जो फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन जी? क्योंकि हम जो फॉर्मेट बनाएंगे ना, वो थोड़ा कंप्रीहेंसिव होगा, यानी वो फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो फॉर्मेट कुछ और, उस तरह का क्वेश्चन आया तो फॉर्मेट कुछ और। तो फॉर्मेट इस, तो अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट होता है ना, इसमें फिर अगर 5 स्टेप्स है तो क्वेश्चन में अगर 3 स्टेप्स भी है ना, आपने 500 स्टेप्स बनाने होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस क्वेश्चन में कौन से वाले 3 स्टेप पूछेगा। तो हम हमेशा फॉर्मेट कंप्लीट बनाया करेंगे। हाँ, जो चीज उसने नहीं पूछी होगी वो हमारे वो ब्लैंक हो जाएगी, 0 कर लेंगे उसको, लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट होगा। डन जी? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हेजिंग या डेरिवेटिव मार्केट के कंसेप्ट्स हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कहाँ होती है? डेरिवेटिव मार्केट में, इसे हेजिंग मार्केट भी कहते हैं। हेजिंग का मतलब या डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? नुकसान से बचने की कोशिश करना, ऐसा एग्रीमेंट करना जिससे नुकसान से बचा जा सके। हेजिंग एग्रीमेंट या डेरिवेटिव एग्रीमेंट क्या होता है? नुकसान से बचने का एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि नुकसान से बचाए। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस एग्रीमेंट। ठीक है, वैसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट इसके टेक्निकली इसमें फॉल नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वो कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। भाई ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं? मैंने कोई सेल या मैंने एसी परचेज करने का एग्रीमेंट किया, ये क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, मैंने फ्रूट्स परचेज करने का एग्रीमेंट किया, बिजनेस है फ्रूट का, एक्सपोर्ट करते हैं हम, फ्रूट परचेज करने का एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कोई भी चीज सेल या परचेज करने का एग्रीमेंट जिसमें अल्टीमेटली वो चीज सेल या परचेज हो, अल्टीमेटली उस चीज की डिलीवरी हो, उसे हम बोलते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट अलग चीज है, अलग एग्रीमेंट है। ये दूसरा एग्रीमेंट कौन सा है? ऐसा एग्रीमेंट जो चीजों की सेल परचेज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमने टेक्निकल चीज नहीं सीखी। जैसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट, इंश्योरेंस एग्रीमेंट में अल्टीमेट सेटलमेंट कभी भी चीजों के लेन देन से नहीं होगी, बल्कि हमेशा प्राइस एडजस्टमेंट होगी। इंश्योरेंस एग्रीमेंट में ऐसे ही होता है ना, प्राइस की एडजस्टमेंट। भाई अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देते हैं हमें, ठीक है, या हम उन्हें प्रीमियम देते रहते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता, या फिर एंड पे अगर इवेंट अगर हो जाए तो वो हमें पैसे देते हैं। कोई चीजें तो सेल परचेज नहीं होती ना। अगर फर्स्ट कीजिए आपकी चीजें जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, जहाज समंदर में डूब गया, क्या वो आपको चीजें ला के देती है इंश्योरेंस कंपनी वाले? प्राइस की एडजस्टमेंट। अगर हमने चाइना से इंपोर्ट करवाया सामान, तो जो इंपोर्ट करवाने का एग्रीमेंट है वो क्या एग्रीमेंट क्या कहलाता है? ट्रेड एग्रीमेंट। और अगर हम उसके में किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए कोई एग्रीमेंट करें, जैसे इंश्योरेंस है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? हेजिंग एग्रीमेंट या डेरिवेटिव एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है हेजिंग एक टेक्निक है नुकसान से बचने के लिए। यहां तक बात समझ आती है जी? ओके, चलिए। तो अभी तक की डिस्कशन में सिर्फ एक चीज अहम है जो मैंने आपको समझाई है, इसको पक्का कर लीजिए और मुझे बताएं समझ आ गई।
वो ये कि बिजनेस में हम दो तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक फिजिकल चीजों की सेल परचेज का या फिजिकल चीजें लेने, वो कहलाता है ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा नुकसान से बचने के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है हेजिंग एग्रीमेंट या डेरिवेटिव एग्रीमेंट। क्लियर? तो मुझे बताइए कि वो कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें चीजें सेल परचेज नहीं होगी, सिर्फ प्राइस की एडजस्टमेंट होगी? हेजिंग एग्रीमेंट। डन, बेहतरीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं। अगर आपने ये सारे कंसेप्ट समझ लिए तो इस चैप्टर के 50% कंसेप्ट समझ आ गए आपको। आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत ही अहम है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो चलूं, पेस स्लो रखूं, आप भी साथ साथ समझ। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, लेकिन बहरहाल हैं टेक्निकल चीजें, कुछ समझ आते आते कुछ थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि आज ही ये सारी चीजें समझ जाए। तो ये हमने आज कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन है, कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, फिर थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ असूल बताएगा, ओपन पोजीशन क्या होती है, क्लोज पोजीशन क्या होती है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होते हैं, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक बिजनेस में ना कोई भी उसकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अमूमी तौर पे जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, अगर वैसे तो बहुत सी तरह की ट्रांजैक्शन, 50 किस्म की ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन जो बड़ी ट्रांजैक्शंस आप देखें तो वो अमूमी तौर पर, या अहम ट्रांजैक्शन कह लें उनको, तो वो ट्रांजैक्शंस होती हैं 3 तरह की। एक सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, भैया एग्री करते हैं ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती है, अहम ट्रांजैक्शन होती है। सेल अलग ट्रांजैक्शन है, परचेज अलग, ये ज़हन में रखना है। ऐसे ना काउंटिंग में भी अलग अलग एंट्री पास होती है। या फिर अगर आपने लोन लिया है या बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो आप उस लोन या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट या तो दे रहे होंगे या ले रहे होंगे, ठीक है? ये भी एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन जाहिर है ये उन कंपनीज के लिए है जो कि ये ट्रांजैक्शन वो वाली कंपनी करेंगी जो मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल बिजनेस में है। ये ट्रांजैक्शन वो वाली कंपनी करेगी जिन्होंने लोन लिया हुआ है या एक्स्ट्रा पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हुए हैं। यहां क्या होगा? रिसीट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। ये वाली ट्रांजैक्शन वो कंपनी करेगी जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताइए, क्या ये वाली ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होती हैं? अमूमी तौर पे बिजनेस ये ट्रांजैक्शन करते हैं? कोई ये अनयूजुअल किस्म की ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि आप कहें सर ये क्या, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। ओके, तो मुझे बताइए एक बिजनेस में 3 कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी, और भी होती हैं, लेकिन जाहिर है हमने अपने सिलेबस की हद तक पढ़ना है और उसके मुताबिक जो सिग्निफिकेंट डिस्कशन करते हैं। तो हमारे सिलेबस की हद तक जो बिजनेस में कॉमन ट्रांजैक्शन है वो कौन कौन सी है? सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और डिपॉजिट, और नंबर 3 रिसीट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, जो कि डॉलर भी हो सकती है, और क्या चाइनीज करेंसी, क्या कहते हैं, युआन बोलते हैं उसको, हाँ युआन, और इसके अलावा जो भी करेंसी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 3 तरह की ट्रांजैक्शन, फिर से बताइए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन? सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट, और तीसरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई बिजनेस ये, तो इन ट्रांजैक्शन के साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल रिस्क भी जुड़ा होगा। जैसे अगर कोई कमोडिटी सेल या परचेज कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, और वो कोई ना कोई कमोडिटी सेल परचेज, यानी ये पहले वाली ट्रांजैक्शन है, कमोडिटी सेल या परचेज कर रहा है, तो मुझे बताइए क्या रिस्क हो सकता है? कमोडिटी में अगर सेल कर रहा है, सेल वाली साइड देखे तो रिस्क क्या हो सकता है? सेल प्राइस में डिक्रीज इन फ्यूचर। क्या उसके लिए रिस्क वाली बात है कि भैया मैंने सेल करनी है चीजें, कहीं फ्यूचर में कीमत कम ना हो जाए? ये रिस्क है।
फिर इसके बाद क्या रिस्क हो सकता है? परचेज प्राइस। अगर वो परचेज कर रहा है, परचेज में क्या रिस्क हो सकता है? कि परचेज प्राइस ज्यादा ना हो जाए। हालांकि परचेज प्राइस कम भी हो सकती है, लेकिन वो रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? परचेज प्राइस ज्यादा ना हो जाए। हालांकि सेल प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? सेल प्राइस कम ना हो जाए। तो पहली तरह की ट्रांजैक्शन कौन सी थी? सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या कमोडिटी, कमोडिटी से मुराद जो भी चीज आप सेल परचेज कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो कोई हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है, नॉर्मली रॉ मटेरियल ही होता है, वैसे गोल्ड भी हो सकता है। ऑयल में भी आप सेल परचेज कर सकते हैं। फैक्ट्री को चलने के लिए ऑयल की जरूरत होती है ना, एग्रीमेंट्स का। तो अगर कोई कमोडिटी यानी इन्वेंट्री, उसको आप सेल परचेज करते हैं, उसमें रिस्क है? बिल्कुल है। क्या रिस्क है? कमोडिटी ट्रांजैक्शंस में क्या रिस्क है? सेल प्राइस कम हो सकती है, बढ़ सकती है। कमोडिटी टाइप ट्रांजैक्शन में यानी सेल परचेज वाली ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा रिस्क है? कि सेल्स का रेट कम हो सकता है, परचेज का रेट या प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कमोडिटी रेट रिस्क। कमोडिटी रेट, तो कमोडिटी रेट रिस्क क्या है? कि जो कमोडिटी आप सेल कर रहे हैं उसका रेट या प्राइस कम हो जाए, और जो कमोडिटी आप बाय कर रहे हैं उसका रेट या प्राइस ज्यादा। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जो पहला टाइप ऑफ रिस्क है वो क्या है? कमोडिटी रेट रिस्क। कमोडिटी रेट रिस्क में दो फर्दर रिस्क हैं कि अगर आप, वो डिपेंड करता है आप सेलर वाली साइड में है कि बारोवर वाली साइड पे। अकाउंटिंग में इतना तो आपने पढ़ लिया होगा कि एक कोई चीज लेने वाला है तो एक देने वाला है, एक चीज बेचने वाला है तो एक खरीदने वाला है, एक लोन लेने वाला है एक देने वाला है, ठीक है। एक फॉरेन करेंसी पेमेंट करने वाला है, एक रिसीव करने वाला है। तो कमोडिटी रेट रिस्क में आपको समझ आ गई कि ये क्या है? ये क्या है कमोडिटी रेट रिस्क? क्या है कमोडिटी रेट रिस्क? कि सेल प्राइस डिक्रीज हो सकते। डन जी। कोई प्रॉब्लम इस टाइप ऑफ रिस्क में? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क था, एक्सचेंज की तरफ आते। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या? अच्छा गैस करें, इसकी भी दो टाइप्स है। अब आप खुद बताएं क्या टाइप्स होगी। कि अगर बारो किया हुआ है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, ये रिस्क। और अगर डिपॉजिट किया हुआ है कम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बारो करती हैं कि डिपॉजिट करती हैं? तो गैस करें, आई कैप ने ज्यादातर क्वेश्चन किस वाले केस के पूछे होंगे? इंटरेस्ट रेट रिस्क में बारो वाले। शाबाश, क्योंकि ज्यादातर कंपनी बारो करते। डन जी। भाई ये भी रिस्क समझ आ गए। तो हम पढ़े फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये सीखना है कि बिजनेस को जो फाइनेंशियल रिस्क फेस करता है उसको मैनेज कैसे करें। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम मैनेजमेंट नहीं पढ़े, अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता चला पहला फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है? पहले वाला रिस्क कमोडिटी रेट रिस्क। कमोडिटी रेट रिस्क का मतलब क्या है? कि जो चीज आप सेल परचेज कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं तो उसका रेट यानी प्राइस कम ना हो जाए, और अगर परचेज कर रहे हैं तो ज्यादा ना हो जाए। और इंटरेस्ट रेट रिस्क ये क्या है? कि भैया इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है। इसकी भी दो टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? अगर आपने बारो किया हुआ है फंड तो रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना हो जाए, और अगर डिपॉजिट करवाया हुआ है तो इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। ज्यादातर आई कैप इसमें बोरोइंग की पूछता है। पहले वाले में ज्यादातर सेल वाला पूछता है, परचेज का भी पूछता है, लेकिन सेल वाला ज्यादा कम्युनिटी रेट रिस्क में। ठीक है, तो हम दोनों ही करेंगे सारे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा कम्युनिटी रेट रिस्क में सेल पे होगा। ठीक है, वो और इंटरेस्ट। फिर है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है? कि भैया मेरे को डॉलर मिलने हैं या मैंने डॉलर पे करने। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे बताइए, मुझे डॉलर मिलने हैं कि मैंने डॉलर पे करने?
मिलने हैं, डॉलर मिलने हैं। तो डॉलर जब मिलेंगे तो पाकिस्तान में मैंने खर्च करने हैं तो डॉलर खर्च करूंगा कि उसे भागा भागा बैंक के पास जाके उसे कन्वर्ट करवाऊंगा लोकल करेंसी में, कन्वर्ट कराऊंगा लोकल करेंसी में। तो एक्सपोर्टर के लिए रिस्क क्या है? एक्सपोर्टर के लिए रिस्क ये है कि जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है जो कम ना हो जाए। शाबाश। एक्सपोर्टर के लिए रिस्क क्या है कि एक्सचेंज रेट का भाई डॉलर 280 का है, ये ना हो कि महीने बाद 250 का हो जाए। क्यों भला? अगर 280 का है तो मेरे को बाहर से $1 आएगा, मैं भागा भागा बैंक के पास जाके कहूंगा कन्वर्ट करो तो बैंक मुझे 280 देगा अगर एक्सचेंज रेट 280 का हुआ था। और अगर एक्सचेंज रेट डाउन होके चला गया 250 का, तो एज पाकिस्तानी तो हम खुश होंगे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। डॉलर नीचे आ रहा है तो मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? डॉलर नीचे आ रहा है। अगर डॉलर 200 एज पाकिस्तान, लेकिन एज एक्सपोर्टर हम सैड होंगे। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे पहले हमें बाहर से डॉलर आता था 280 रुपए मिलते थे, अब बाहर से डॉलर आएगा तो हमें 250 रुपया मिलेगा। भाई बात समझ रहे हैं? तो अगर एक्सचेंज रेट रिस्क में क्या रिस्क है कि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, कौन सा रिस्क? करेंसी एक्सचेंज रेट, उसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फॉरेक्स भी बोलते हैं, कुछ भी कह लें। जो एक्सचेंज रेट है वो कम या ज्यादा ना हो जाए, ये है करेंसी रेट रिस्क। कम्युनिटी रेट रिस्क और है, इंटरेस्ट रेट रिस्क और है, एक्सचेंज रेट रिस्क और है, क्योंकि हर एक के ट्रांजैक्शन अलग अलग है। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो रेट एक्सचेंज रेट कम ना हो जाए। अब आइंदा सिर्फ मैं रेट नहीं बोलूंगा, मैं साथ में एक्सचेंज रेट या इंटरेस्ट रेट या कमोडिटी रेट लगाऊंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं गलती करूं आपने मुझे रोक लेना, कहना सर कंसेप्ट पूरा बताएं। डन? तो एक्सचेंज रेट रिस्क में क्या रिस्क है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो एक्सचेंज रेट कम ना हो जाए, और अगर मैं इंपोर्टर हूं तो ज्यादा ना हो जाए। मुझे बताइए क्या ये सारे एक्सचेंज रेट रिस्क हैं? क्या ये सारे रिस्क हैं कि एक बिजनेस इस तरह की ट्रांजैक्शन करता है, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, लोन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जो भी बिजनेस ये कर रहे हैं उनको ये रिस्क फेस करने पड़ेंगे। गैस करें हमने क्या सीखना है कि इन रिस्क को आपने सीख लिया कितनी तरह, अब इनको मैनेज करना सीखना। इनको क्या करना है? मैनेज करना सीखना है, वो भी सीखेंगे। यहां तक चेक पॉइंट मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक काम करना है, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये आपने एज इट इज रट्टा मारने, रट्टा लगाए, कोई कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली क्या? सेलर, एक्सपोर्टर एंड बोरोअर, ये वो लाइन है भाई, बाकी बच्चों के लिए नहीं। ओके ओके ओके। सेलर, एक्सपोर्टर और बोरोअर, भाई देखिए ये वो रूल है जो आपके हर तरह के क्वेश्चन में यूज होना है। ये एक लाइन वो है क्योंकि ये हर तरह के रिस्क को कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है कि सेलर, एक्सपोर्टर एंड बोरोअर, they sell forward or future and buy put option and vice versa। vice versa का मतलब है जहां पे सेल आ रहा है वहां पे बाय कर देंगे, जहां पे पुट ऑप्शन आ रहा है वहां पे कॉल ऑप्शन कर देंगे। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? जहां पे सेल आ रहा है वहां पे बाय कर देंगे, जहां पे पुट ऑप्शन आ रहा है कॉल ऑप्शन कर देंगे, कॉल कर देंगे। अब आपकी जाने भला कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ याद करना। भाई याद कर लेंगे, एक लाइन बगैर समझे याद कर लेंगे। हाँ ठीक है, ये रट्टा लगा, रट्टा बुरी चीज नहीं होता, बस ये पता होना चाहिए कि किस जगह रट्टा लगाना है। ठीक है, हर जगह पे रट्टा है। ठीक है, तो ये डन। इसका मतलब आपने अभी नहीं मेरे से पूछना, बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको याद कर लेना। डन, कोई मुश्किल चीज तो नहीं बताया? ओके, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? रुक के चेक पॉइंट। अभी तक हमने ये सीखा कि एक बिजनेस की कॉमन ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? 3,
और हमने सीखा इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, बस और कुछ नहीं पूछा। समझा अभी तक? डन? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ टर्म्स हैं, थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर क्या है? थिंग्स टू रिमेंबर ये है, पहला कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये बहुत अहम काम की चीजें हैं, इनके बगैर मुश्किल है समझना। ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम हेजिंग एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट अलग होता है, हेजिंग एग्रीमेंट अलग होता है। ट्रेड एग्री, अब मैं टर्म बोलूंगा, आपने अक्सर सुना होगा, क्या सुना होगा कि मार्केट में मंडी, भाई सब्जी मंडी, सब्जी मंडी सुना कभी? हाँ, सब्जी मंडी। यूं समझ लीजिए कि ये है हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होगा सब्जी मंडी में जाके, जिसमें हम एक्चुअली चीजें खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये जो हेजिंग एग्रीमेंट होता है ना, ये सब्जी मंडी में एक्चुअल मार्केट में नहीं होगा, ये फाइनेंशियल मार्केट में होगा। फाइनेंशियल मार्केट से मुराद कोई बैंक या कोई ब्रोकर वगैरह जो होते हैं, बैंक या कोई ब्रोकर। आपको पता है बैंक भी लोन देते हैं, लेते हैं। बाज़ औक़ात बैंक्स के अलावा कोई अमीर लोग जो होते हैं, पार्टीज होती हैं, वो प्राइवेट पार्टीज, वो भी ये लोन लेने देने का काम करती हैं। ये अंदाजा है आपको? थोड़ा बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम, ये बहुत अहम बात समझने वाली है। ट्रेड एग्रीमेंट अलग होगा, ये कहां पे होगा? ये सब्जी मंडी में होगा, एक्चुअल मार्केट में होगा। किसके साथ? बायर सेलर्स के दरमियान में होगा। हेजिंग एग्रीमेंट कहां होगा? फाइनेंशियल मार्केट में होगा, जैसे बैंक्स के साथ होगा, ठीक है, या प्राइवेट पार्टी जो फाइनेंस को डील करती हैं। हम फिलहाल बैंक की एग्जांपल लेके, बैंक के साथ होगा। इसमें चीजों की सेटलमेंट होगी मार्केट रेट पे। इसमें क्या होगा? है पैसों की सेटलमेंट। अब एग्जांपल समझे, एग्जांपल समझ आ गई ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे आप। एग्जांपल समझिए भैया, मैंने क्या है, मैंने अभी बीज बोया और मैंने फर्ज कीजिए कि जो फसल तैयार होगी, फर्ज कीजिए आलू की फसल तैयार होगी 6 महीने बाद। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, ओके, मैंने इसीलिए पहले कह दिया, मेरे को नहीं पता कितना टाइम। फर्ज कीजिए 4 महीने कर लें, 4 महीने के बाद आलू की फसल तैयार होगी। अब मैं बीज आज बो दिया, जैसे ही बीज बोया मैं परेशान। कोई दोस्त देखने आया, उसने कहा परेशान क्यों है? मैं कहा भैया ऐसा है कि बीज आज बोया, फसल तैयार होगी 4 महीने बाद, लेकिन मुझे आज ही से परेशानी शुरू। क्या भाई? आज का रेट है फर्ज कीजिए 100 रुपए किलो, मुझे नहीं पता कौन सा रेट है, आज का रेट है 100 रुपए। मैं परेशान हूं 4 महीने बाद ये 80 ना हो जाए, 4 महीने बाद ये 70 ना हो जाए, मैं इसलिए परेशान हूं। बताइए परेशानी बनती है? कौन से वाला रिस्क है ये? कमोडिटी रेट रिस्क। शाबाश, कम। मैं कह रहा हूं मैं परेशान हूं कि 4 महीने बाद रेट कम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज के दिन में मैं 4 महीने बाद वाले कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर अगर तो मैं एग्रीमेंट करता हूं, ठीक है, तो वो ट्रेड एग्रीमेंट होगा, किसी के साथ खरीदने बेचने का एग्रीमेंट। लेकिन हमने ये मान के चलना है कि ये जो फसल बिकेगी कब? जब तैयार हो जाएगी तब, उससे पहले नहीं बिकेगी। तो मुझे बताइए 4 महीने बाद मैं जब जाऊंगा मार्केट में, क्या रेट कम हो सकता है? अच्छा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ज्यादा की टेंशन नहीं। मेरा रिस्क क्या है? मैं परेशान बैठा हूं। क्यों परेशान बैठा हूं मैं? कि 4 महीने बाद फसल तैयार होगी तो रेट कम ना हो जाए। दोस्त ने कहा मसला ही कोई नहीं, ये बैंक के पास चलते हैं, ठीक है, या डेरिवेटिव मार्केट में चलते हैं, वहां तुम्हारा हेजिंग एग्रीमेंट करवा देते हैं बैंक के साथ। क्या करवा देते हैं? हम बैंक के पास गए, बैंक ने कहा ऐ सर परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा क्या बताऊं, आज फसल का बीज बोया है, 4 महीने बाद फसल तैयार होगी, 4 महीने बाद एक्चुअल मार्केट में जाके मैंने इसको बेचना है। कहां? एक्चुअल मार्केट, सब्जी मंडी में जाके बेच। परेशान हूं, रेट आज का 100 है, कहीं 4 महीने बाद 80 ना हो जाए। बैंक ने कहा मसला ही कोई नहीं, मेरे साथ एग्रीमेंट करें, अगर 4 महीने बाद रेट 80 रुपए हुआ ना, तो मैं 20 रुपए का फर्क आपको दूंगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, हाँ स्पेकुलेशन हो गया, ये गलत हो गया।
शरई लिहाज से गलत हो गया, स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया, लेकिन फाइनेंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ। जब इस्लामियात पढ़ेंगे तो फिर उसमें वो अलग देखिए, सर सब्जेक्ट की डोमेन है ना, एक डोमेन है। और वैसे भी गलत सिस्टम को खत्म करने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है ना, उसकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं, फिर उसको जड़ से उखाड़। हाँ जी। तो बैंक वाले ने क्या कहा, मैं प्राइस 20 रुपए की प्राइस दे दो। हम तो बड़े खुश हो गए, हम वापस जाने, हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी एग्रीमेंट कर। घर मैंने कहा सोचने के लिए एक आधा दिन दीजिए। वापस जाने लगे, हमारे जहन में एक ख्याल आया, हम फौरन मुड़े। हमने क्या पूछा उससे, हाँ देखा यही सवाल है। हमने कहा अगर प्राइस बढ़ गई 120 रुपए हो गई। बैंक ये सुन के हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? मैंने कहा भैया बात सुनो, अगर तो 100 रुपया आपने, आपका टारगेट 100 रुपया है ना, किस 4 महीने बाद 100 रुपया हो तो रीजनेबल है, कम ना हो जाए। अगर 100 से कम हो के 80 हुआ ना, आपने मार्केट में जाके 100 रुपए के हिसाब से चीज, सॉरी 80 हुआ, मार्केट में जाके 80 के हिसाब से चीज बेच देना। घर जाने से पहले इधर मेरी तरफ से होते आना, मैं 20 रुपए का फर्क आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में रेट 4 महीने बाद हुआ 120, तो मार्केट में आप 120 के रेट पे बेचना और घर डायरेक्ट नहीं जाना, अब भी मेरी तरफ होते जाना। क्यों? अब क्यों? अब 20 रुपए मुझे दे के जाना है। ये इसको हेजिंग एग्रीमेंट को कहते हैं जीरो सम गेम। क्या कहते हैं? इसमें ना आपका नुकसान होता है तो ना ही फायदा होता है, ठीक है। इसमें फायदा या नुकसान फिर वो बैंक और ट्रेडर को इससे गर्ज भी नहीं होती। वो कहता है ठीक है, मुझे प्राइस डिफरेंस से टेंशन फ्री हो जाए, मैं अपने कोर बिजनेस पे फोकस करूं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मार्केट में बास का पूरे साल में चिकन का रेट कभी हो जाता है 250 रुपए और कभी हो जाता है 650 रुपए किलो, ऐसा ही है ना, 700 और 750। लेकिन KFC का रेट सेम रहता है। कभी नोट किया आपने ऐसा क्यों होता है? हेजिंग एग्रीमेंट, शाबाश, ठीक है। हाँ, लेज वाला भी बिल्कुल पेप्सी वाला। तो ये हेजिंग है। तो ये क्या करता है, ये टू वे, ये कम भी नहीं होने देगा, आपका रेट लॉक हो जाता है। जब आप हेजिंग एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है, रेट लॉक हो जाता है। अब आपका इफेक्टिव रेट वही रहेगा, मार्केट चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए। मार्केट डाउन जाएगी तो हमने मार्केट में डाउन रेट पे बेच के बैंक से डिफरेंस ले लेना है, और अगर मार्केट अप जाएगी तो बैंक को मार्केट रेट पे बेच के, हाई रेट पे बेच के घर जाने से पहले बैंक को डिफरेंस दे देना है। ये साइंस समझ आए? यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम हेजिंग एग्रीमेंट। भाई बात समझ आ रही है? ट्रेड एग्रीमेंट्स कहां होंगे, एक्चुअल मार्केट में, और हेजिंग एग्रीमेंट कहां होंगे, फाइनेंशियल मार्केट में, बैंक के साथ। अगली बात क्या कह रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स आर सेटल्ड थ्रू एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जाहिर है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, लेकिन हेजिंग एग्रीमेंट कैसे सेटल होते हैं, प्राइस डिफरेंस के जरिए से। बैंक चीजें नहीं देगा हमें, ना ही बैंक हमसे चीजें खरीदेगा। बैंक ये भी नहीं कह रहा कि मैं, मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मैं 100 के रेट पे मैं चीजें खरीदूंगा। नहीं नहीं नहीं, बैंक कह रहा है भैया लेना देना तेरा मार्केट में होगा, बस जो डिफरेंस होगा ना वो सेटलमेंट मैं करूंगा। भाई ट्रांजैक्शन समझ आ रही है? तो है, तो दो तरह के एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग है, हेजिंग एग्रीमेंट्स अलग है। बताइए, एग्री करते हैं? हेजिंग बिकम्स इफेक्टिव। हेजिंग क्यों इफेक्टिव होती है? बिकॉज चेंज इन मार्केट रेट्स आर एडजस्टेड थ्रू गेन और लॉस ऑन हेजिंग। थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, इसलिए उसने आके एक्सप्लेन किया है। यानी अगर आपका ट्रेड में लॉस हुआ है तो ये ऑफसेट हो जाएगा। कैसे? हेजिंग के गेन से, यानी जो बैंक के साथ आपने, जो बैंक से पैसे मिलेंगे। यहां पे पता क्या कह रहा है कि हेजिंग इसलिए इफेक्टिव होती है कि जो मार्केट में नुकसान हुआ है वो आपका बैंक पूरा कर देगा। और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि मार्केट में अगर फायदा हुआ फिर रिस्क रिवार्ड सारा बैंक में है। शाबाश। तो अगर आप हेजिंग ना करें, आपके साथ जो होगा देखा जाएगा, हेजिंग, तो फिर रिस्क रिवार्ड किसका है? सारा हमारा।
फिर हमें क्या पैसे मिले, घर कितने पैसे लेके जाएंगे जो मार्केट में एक्चुअल रेट है। लेकिन अगर हेजिंग की है फिर घर कितने पैसे लेके जाएंगे, जो मार्केट रेट है, नहीं जो रेट लॉक किया था, क्योंकि जो मार्केट रेट है वो कम ज्यादा है, तो घर जाने से पहले बैंक से होते जाना है। ये तीनों पॉइंट थोड़े से टेक्निकल है, तसल्ली से पढ़ ले, मेरे कोई जल्दी नहीं है। सिर्फ एक चीज में रखिएगा, ट्रेड एग्रीमेंट डिफरेंट है, हेजिंग एग्रीमेंट डिफरेंट है। हाँ, बायर और सेलर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुमकिन तौर पे नहीं करते। जैसे आज के दिन में आप सुनार के पास चले जाएं, आप उसे कहें कि भैया आज के दिन में मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि 4 महीने बाद रेट फिक्स करो, वो कहेगा नहीं सर, इधर रोज का रोज रेट चेंज होता है, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर कोई बायर के साथ आप ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि आज के दिन में ही फिक्स कर ले कि 4 महीने बाद इस रेट पे सेल परचेज होगी, तो वो ठीक है। फिर वो फिर हेजिंग एग्रीमेंट नहीं रहेगा, वो है ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन उसमें आपका रिस्क खत्म हो गया। लेकिन हर जगह पे इस तरह का एग्रीमेंट हो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हर जगह पे इस तरह का एग्रीमेंट हो पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जेहन में रखेगा, अजम्पशन जेहन में रखेगा, जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो हमेशा फ्यूचर डेट मैच्योरिटी डेट पे होगा, टू डे नहीं होगा। ट्रेड एग्रीमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, फ्यूचर, आज के दिन पे नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन पे अगर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो रिस्क ही खत्म हो गया, क्योंकि रेट आज ही फाइनल हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर कर लें, फिर तो आपको ये हेजिंग एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपका ट्रेड एग्रीमेंट में ही रिस्क जीरो हो गया। लेकिन ऐसा कम कम होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं सर जिस दिन आप आएंगे ना उस दिन का रेट लगेगा, हम उसी दिन आपको चीजें देंगे जो उस दिन की सिचुएशन होगी। ठीक है, अमूमी तौर पे मेरा ख्याल है गोल्ड मार्केट में ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। वो कहता है सर जो जिस दिन का रेट है ना, आज का रेट ही आज का रेट है, हम उसे कहें अच्छा आज के रेट पे कल हमें गोल्ड दे दोगे, वो 1-2 दिन का तो शायद कर ले एग्रीमेंट, 4-5 महीनों का नहीं करते, बड़ा रिस्क हो जाता है ना। और अगर कर ले तो फिर रिस्क, अगर कर ले वो भी रिस्क है, क्या भला, रेट अगर एडवर्स मूव हो गया वो दुकान बंद करके निकल जाएगा। वो सुना था ना आपने, वो सुनार जो था वो गोल्ड लेके निकल गया था, तो वो स्कैंडल आया था बड़ा, वो इशरा मार्केट लाहौर का। हाँ जी, तो वो प्राइवेट पार्टी के साथ एग्रीमेंट, हेजिंग एग्रीमेंट करने में बड़ा रिस्क होता है, क्या भला, वो ज्यादा एडवर्स मूवमेंट हो जाए ना, वो दुकान छोड़ के भाग जाते हैं। बैंक शेंक नहीं भागते, वो पूरा बैंक में रिस्क नहीं होता। इंस्टीट्यूशन के साथ अगर एग्रीमेंट करे तो वो रिस्क नहीं होता, प्राइवेट पार्टी के साथ एग्रीमेंट करे तो रिस्क होता है, क्या भला, वो भाग भी जाते हैं एडवर्स में। बहरहाल चले, वे ये बात समझ आ गई, डन। आगे चलते हैं। ओपन एंड क्लोज पोजीशन का मतलब क्या है? अगर आपने हेजिंग एग्रीमेंट को आज साइन किया तो इसको क्या कहते हैं भला, ओपन पोजीशन। आज एग्रीमेंट साइन किया तो आज आपकी पोजीशन क्या होगी, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट। और जिस दिन एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, सेटलमेंट हो गई 4 महीने बाद, वो क्या है, क्लोज पोजीशन। ओपन पोजीशन का मतलब एग्रीमेंट साइन किया, क्लोज पोजीशन का मतलब एग्रीमेंट खत्म किया। ओपन पोजीशन एग्रीमेंट स्टार्ट किया, क्लोज का मतलब एग्रीमेंट खत्म किया, सेटल किया। ठीक है, ओपन पोजीशन की 2 टाइप, क्योंकि आपने देखा होगा एक साइड होती है बायर की, एक है सेलर की, एक है बोरोवर की, एक है डिपॉजिटर की, एक है एक्सपोर्टर की, एक है इंपोर्टर की। तो अगर तो आप ओपन पोजीशन में कुछ बाय कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा आपकी पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन। और अगर आप समथिंग सेल कर, क्योंकि या तो आप बायर की पोजीशन होगी या सेलर की, आप बायर हैं तो दूसरी पार्टी सेलर होगी, आप सेलर हैं तो दूसरी पार्टी, आप बाय, आपने आज एग्रीमेंट साइन किया बाय का तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन। और अगर कुछ सेल करने का एग्रीमेंट किया, शॉर्ट पोजीशन। इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ये तो बहुत ही आसान है। ओपन पोजीशन का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, स्टार्ट किया, हेजिंग एग्रीमेंट, हेजिंग ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा। और क्लोज पोजीशन का मतलब क्या है, एग्रीमेंट सेटल किया, खत्म, ये 4 महीने बाद। अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है, और अगर आप सेल कर रहे हैं,
क्योंकि हम बायर के भी देखते हैं, अगर बायर एग्रीमेंट कर रहा है ये, क्योंकि बायर बाय करना है, तो बताइए हमारी वाली एग्जांपल में हमने सेल करना है 4 महीने बाद, हमारी पोजीशन क्या होगी? शॉर्ट पोजीशन। एज फॉर शॉर्ट, एज फॉर सेल, शॉर्ट पोजीशन सेल करने के, अगर हम सेलर है तो ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट बताएं बायर को डील करती है कि सेलर को? डेरिवेटिव हेजिंग मार्केट दोनों को करती है, दोनों को करती है। तो कुछ पार्टीज की पोजीशन बाइंग की होगी, कुछ की बेचने वाला डर रहा है ना कि रेट कम ना हो जाए, और खरीदने वाला भी डर रहा होगा ज्यादा ना हो जाए, कुछ वो लोग भी आए होंगे मार्केट में। लॉन्ग और शॉर्ट, अगर आपने जैसे सामान बेचना है फ्यूचर में तो क्या पोजीशन है आपकी? शॉर्ट पोजीशन। और अगर सामान 4 महीने बाद खरीदना है, बस यही, यानी ये पोजीशन बताएगी आप बायर है कि सेलर है, बस इसलिए, क्योंकि मार्केट में टर्म बायर सेलर नहीं यूज होती, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन यूज, मार्केट का हिसाब है, ठीक है भाई। अच्छा आगे, बाइंग एंड सेलिंग रेट। हर चीज के 2 रेट्स होते हैं, बाइंग, जैसे कमोडिटी रेट है, आप कभी गोल्ड लेने के लिए जाएं जरा चलकर, चूंकि उस रेट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, खरीदने के लिए जाएं और रेट मिलेगा, बेचने जाए और रेट, ठीक है। ये क्या है? बाइंग रेट अलग, सेलिंग रेट। तो डेरिवेटिव मार्केट में 2 रिस्क चल रहे होते हैं, 2 रेट चल रहे होते हैं, एक बाइंग रेट, सेलिंग रेट। फॉरेन करेंसी डॉलर जो है वो बेचने के लिए जाएं कोई और रेट होगा, खरीदने के लिए जाएं और रेट होगा, ठीक है। सेलिंग रेट हो रहा है, बाइंग रेट हो रहा है। बैंक से लोन लेने के लिए जाएं, लोन लेना है और रेट होगा, पैसे डिपॉजिट करवाने हैं और रेट होगा। तो कमोडिटी रेट रिस्क में भी 2 रेट हैं, एक्सचेंज में भी तो नहीं, यकीन आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं, अभी एक फॉरेक्स रेट, चलो बस ठीक है। फॉरेक्स रेट क्या है ये आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि रेट, हाँ ये देखें, ये आ गया, पहले आ गया ये देखें फॉरेन एक्सचेंज के रेट आज के दिन के 4 जुलाई है ना, देखें डॉलर किधर है, ये डॉलर बाइंग का रेट और है, सेलिंग का रेट और है, सेलिंग का रेट और है। और जैसे हैं बाइंग का रेट, जैसे चले पहले वाले की एग्जांपल रखते हैं, बाइंग का रेट कम है, सेलिंग का रेट ज्यादा है। ये रेट देखते ही मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा सीए को मारो गोली। ये काम करते हैं, ये जो फॉरेन बैंक है ना, बैंक, मैं इसके पास जाता हूं, मैं इससे 1,91,000 का ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदूंगा और फिर उसी टाइम पे 1,94,194 का बेच दूंगा, क्योंकि बाइंग रेट कम है, सेलिंग रेट, और जो डिफरेंस है मेरा वो प्रॉफिट होगा। स्कीम कैसी स्कीम है? मैं अमीर हो जाऊंगा, एक दिन में करोड़ों रुपया लेके जाऊंगा, करोड़ों रुपए इस रेट से खरीदूंगा और फिर इसी रेट में फौरन बेच दूंगा। जैसे आइडिया जहन में आया, बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे 1 लगाई, क्यों भला? मैं दिमाग कुछ ठीक हुआ, फिर मुझे समझ आई कि ऐसा होता तो हर बंदा अमीर हो चुका होता। कंसेप्ट क्या है? हर ट्रांजैक्शन के, यानी जो हमारे सिलेबस में 2 रेट्स हुआ करेंगे। जैसे कमोडिटी है, कमोडिटी का बाइंग रेट, सेलिंग रेट हुआ करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट है, बोरोअर रेट, डिपॉजिट रेट, 2 रेट हुआ करेंगे। अगर फॉरेन करेंसी है तो इसका भी बाइंग रेट, सेलिंग रेट। लेकिन ये बाइंग और सेलिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बाइंग और सेलिंग डेरिवेटिव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये $1 मिलियन कंसेप्ट है कि बाइंग और सेलिंग रेट जो होते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं? बैंक्स के पॉइंट ऑफ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यानी इसमें बाइंग रेट का मतलब ये नहीं है कि मैं बैंक से 191 में बाय कर सकता हूं। सेलिंग का ये मतलब नहीं है मैं बैंक को 194 रेट पे सेल कर सकता हूं। मतलब क्या है? बैंक कह रहा है मेरे पास आओगे तो जो मैं बाय करूंगा वो 191 के हिसाब से बाय करूंगा और सेल करूंगा अगर आपको
तो ये रेट बैंक के, समझ लीजिए वो जो बोर्ड है ना उसके ऊपर लगा हुआ है, और ये बैंक कोट कर रहा है। कौन कोट कर रहा है? ये डेरिवेटिव मार्केट का रेट है। इसका मतलब है अगर हमने सेल करना है तो बैंक क्या करेगा? बाय। मेरे को बाहर से फॉरेन करेंसी आई, भागा भागा बैंक के पास गया, $1 आया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आया, बैंक के पास गया, बताइए बैंक मुझे कौन सा रेट अप्लाई करेगा? बाइंग रेट। मैं तो सेल कर रहा हूं, बैंक तो बाय करा, सुभान अल्लाह। मैं तो सेल कर रहा हूं लेकिन रेट बाइंग क्यों लगेगा? बैंक तो बाय। और ये रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बैंक के। भाई ये ध्यान में रखिएगा, तीनों तरह की ट्रांजैक्शन में दो रेट्स आएंगे। तीनों तरह की ट्रांजैक्शन यानी कमोडिटी रेट में भी बाइंग रेट होगा, सेल रेट होगा। एक्सचेंज रेट में भी बाय रेट होगा, सेल रेट होगा। इंटरेस्ट रेट में भी 2 रेट होंगे, एक बोरिंग का अलग है। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है ये जो रेट्स होंगे ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हमने जब सेल करना है तो बैंक बाय करेगा, बाइंग रेट लगेगा। हमने बाय करना है तो बैंक सेल करेगा, सेलिंग रेट लगेगा। ये साइंस समझ आई? पढ़ ले क्या? ये वी कैन बाय एज वेल एज सेल इन डेरिवेटिव्स मार्केट, देयरफॉर डेरिवेटिव में हैव 2 रेट्स, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। ये बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल बाय रेट ये होगा, सेल रेट ये होगा। रिमेंबर दैट दीज रेट्स आर फ्रॉम डेरिवेटिव मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये अहम चीज, ये रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? ये रेट किसने दिए हैं? हमने नहीं दे रहे, हम नहीं डिसाइड कर रहे, बैंक डिसाइड करता है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉट फ्रॉम कंपनीज या ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देयरफॉर वी विल सेल एट मार्केट्स बाइंग रेट, यानी जब हमने सेल करना है तो वो मार्केट यानी ट्रेडर जो है बैंक के बाइंग रेट पे होगा। भाई ये बात समझ आई? ये हमारा 50, अगर अभी तक की सारी डिस्कशन समझ आ गई तो इस चैप्टर के 50% कंसेप्ट समझ आ गए। डन। आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। मैं तब तक क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करते जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट है, रीड कर लीजिए, पॉज कीजिएगा जी। आइए अब जरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन ना, इसको हम आपने समझना है। क्या कह रहा है? टर्म्स हेजिंग फॉर सेल ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब है कौन सी हेजिंग सीख रहे हैं हम? कमोडिटी रेट हेजिंग, कमोडिटी। और उसमें सेलिंग की भी हेजिंग होती है। भाई हम पहले सेलिंग की सीख रहे हैं, सुने। कह रहा है ए शुगर प्रोड्यूसर एस्टिमेट्स 14.55 टन ऑफ शुगर विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन 3 months टाइम। इसका मतलब क्या है? शुगर प्रोड्यूसर को ये पता है 3 महीने बाद 14.55 टन शुगर मेरे पास अवेलेबल होगी, यानी इसने बेचनी है। शुगर प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर ने शुगर बेचनी है प्रोड्यूस करके, तो उसने सेल करना। ये बात समझ आ रही है? द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सेल। इसको नोट करना है आपने, अवेलेबल फॉर सेल। ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? शुगर प्राइस इन टुडेज मार्केट इज 120,000 पर टन। आज के दिन का रेट क्या है? इसको बोलते हैं स्पॉट रेट, SPOT, स्पॉट रेट, टुडे स्पॉट रेट। ये कौन सा रेट है? जो मार्केट में रेट चल रहा होता है इसे कहते हैं मार्केट रेट या स्पॉट रेट। ये क्या है? टुडे स्पॉट रेट। लिख लें, टुडे स्पॉट रेट इज ऑलवेज इररेलेवेंट, क्योंकि अगर आज ही ट्रांजैक्शन कर ली तो फिर हेजिंग की जरूरत ही क्या है? अगर आज के ही ट्रांजैक्शन कर ली, एग्रीमेंट कर लिया, ट्रेड एग्रीमेंट आज ही कर लिया, ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर हेजिंग की जरूरत क्या है? तो टुडे स्पॉट रेट इज ऑलवेज इररेलेवेंट। हाँ, शायद कभी मनी मार्केट कोई हेजिंग है उसमें रेलिवेंट हो, तो शायद कभी हो किसी और में। ठीक है, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस में टुडेज स्पॉट रेट इज ऑलवेज इररेलेवेंट। हाँ, किसी इक्का दुक्का में आगे चल के रेलिवेंट तो अलग बात। तो ये शुगर टुडेज मार्केट, इसका हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना है? ये स्पॉट रेट, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको देगा, अक्सर देगा, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए कि आप कहीं ना कहीं इस रेट को यूज कर लें। इस रेट को कहीं भी यूज नहीं करना।
ना फॉरवर्ड में, ना फ्यूचर में, ना ऑप्शंस में। हाँ मनी मार्केट में हो सकता है। अब ये पता नहीं फॉरवर्ड क्या, फ्यूचर क्या, ऑप्शन क्या, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको फेमिलियराइज करवा रहा हूं टर्म्स के साथ। तो ये तो है इररेलेवेंट। फिर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 3 months टू एक्सपायर इज अवेलेबल एट ₹130,000। यानी क्या कह रहा है वो, ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो ना, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है डेरिवेटिव मार्केट, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जाते हो तो वहां पे एक पार्टी आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार है कि 3 महीने के बाद रेट कौन सा लॉक हो जाए, 130,000। ठीक है। अच्छा, इसका ये क्या ये मतलब है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर जिसके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 महीने बाद उसे हमने 1,30,000 के हिसाब से ये बेच देना है चीजें, इसका ये मतलब नहीं है। बेचेंगे हम एक्चुअल मार्केट में, बेचेंगे एक्चुअल रेट पे, एक्चुअल मार्केट में बेचना है, एक्चुअल रेट पे बेचना है। इसके साथ प्राइस सेटलमेंट होगी, जो गेन या लॉस हुआ है, जो प्राइस का डिफरेंस है वो सेटल होगा। ठीक है जी। आफ्टर 3 months प्राइस ऑफ शुगर इज 1,15,000 पर टन। इसका मतलब क्या है बोला, 3 महीने के बाद। हाँ, इसको बोलते हैं मेच्योरिटी रेट, स्पॉट रेट ऑन मेच्योरिटी। ये क्या है, स्पॉट रेट ऑन मेच्योरिटी। ये क्या है, टुडे स्पॉट रेट। ये क्या है, टुडे स्पॉट रेट हमेशा इररेलेवेंट है। हाँ, जो मेच्योरिटी वाला मार्केट वो क्यों रेलिवेंट है भला, क्योंकि मार्केट में इस रेट पे जाके सेल करना है। डन जी। कह रहा है कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स टू बी रिसीव्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर इफ, पहली ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूज्ड, इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूज्ड, जो होगा देखा जाएगा, कोई हेजिंग नहीं करते तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं तो हेजिंग कैसे। हेजिंग के असल में ना 4 तरीके होते हैं, टोटल 4। एक हेजिंग का तरीका है फॉरवर्ड, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन, मनी मार्केट। हेजिंग के टोटल दुनिया में कितने तरीके हैं, 4, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस ये मिलते जुलते हैं तकरीबन, एक समझ लिया, समझे, तीनों समझ लिए। मनी मार्केट हेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो आज हम कौन सा सीख रहे हैं, फॉरवर्ड। यानी आप चाहे कमोडिटी रेट रिस्क को हेज करना चाहते हैं, मैं आप थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड में बोलने लगा, अगर आप कमोडिटी रेट हेजिंग करना चाहते हैं, कमोडिटी रेट रिस्क को हेज करना चाहते हैं, 4 ऑप्शंस, 4 तरीके हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी। ऑप्शंस प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, ऑप्शंस, बेहतर ये है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन। अगर आप एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 टूल्स, 4 टेक्निक्स हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। अगर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, हेज करना चाहते हैं, तो 4, ये कौन कौन से, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, मनी मार्केट। ये हेजिंग टेक्निक्स हैं 4। हेजिंग टेक्निक्स कितनी है, 4। किसी भी रिस्क को हेज करने के लिए इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर ले, फॉरवर्ड कर ले वो भी ठीक, फ्यूचर कर ले वो भी ठीक, ऑप्शन कर ले वो, मनी, जो आपको सूट करती है। ठीक है। तो आज हम कमोडिटी रेट रिस्क को हेज करना सीखेंगे, किसके जरिए, फॉरवर्ड। अगले दिन कमोडिटी रेट रिस्क को हेज करना सीखेंगे थ्रू फ्यूचर। अगले दिन अगर हमारे सिलेबस में हुआ तो कमोडिटी रेट रिस्क को हेज करना सीखेंगे थ्रू ऑप्शन। सिलेबस में नहीं हुआ तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं हुआ तो क्या जरूरत है, हालांकि होता है, नहीं है तो क्या जरूरत। और अगर सिलेबस में हुआ तो फिर क्या सीखेंगे, कमोडिटी रेट रिस्क मनी। फिर एक्सचेंज रेट, अगले दिन क्या सीखेंगे, एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू फॉरवर्ड। फिर अगले दिन एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू फ्यूचर। फिर अगले दिन एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू ऑप्शंस। फिर अगले दिन एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू मनी मार्केट हेजिंग। इनमें से जो जो सिलेबस में हुआ सीखेंगे, नहीं सिलेबस में हुआ तो नहीं सीखेंगे। फिर उससे अगले दिन इंटरेस्ट रेट रिस्क थ्रू फॉरवर्ड, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क थ्रू
फिर हैजिंग, फिर क्या हैजिंग सीखेंगे उसके बाद? और फिर इनमें से जो सिलेबस में वहां सीखेंगे पता नहीं। इसका मतलब है 3 4 3 चौके 12। अगर हर चीज हमारे सिलेबस में होती तो 12 लेक्चर लगते, लेकिन हर चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन बता दिया कि होती है दुनिया में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसका ये मतलब नहीं दुनिया में होती है। तो दुनिया में टोटल 12 मैक्सिमम हेजिंग टेक्निक्स हैं। 4 कमोडिटी रेट रिस्क, 4 उसके और 4 उसके है वही, बस उसका इस्तेमाल कभी कमोडिटी रेट पे होगा। 4 हेजिंग टेक्निक। रिस्क कितने हैं? 3। हर रिस्क को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स कितनी है? 4। शाबाश, ये लिख लें, रिस्क कितने हैं? 3। हर रिस्क को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स कितनी है? 4। 3 चौके 12। लेकिन हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारे नहीं होंगे, क्यों भला? कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है। तो टाइप ऑफ रिस्क 3, टेक्निक्स टू मैनेज ईच टाइप ऑफ रिस्क 4। 3 टाइप ऑफ रिस्क कौन से? वही जो बताया, कमोडिटी रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। और टेक्निक्स टू मैनेज ईच रिस्क क्या है? 4, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट है। डन जी। आइए अब जरा देखते हैं क्या करना है। व्हाट इज टू बी हेज, अब ये कंप्लीट फॉर्मेट है, कंप्लीट, आपने हमेशा इसको फॉलो करना है। व्हाट इज टू बी हेज, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम। व्हाट इज टू बी हेज, क्या हेज करना है भाई? क्या हेज करना है? सेल के परचेज, सेल हेज करने हैं। सेल कौन सी सेल? सेल ऑफ कितने शुगर? 14.55 टन ऑफ शुगर। कब? आफ्टर 3 मंथ। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। व्हाट इज टू बी हेज्ड। क्लियर? इसमें सबसे अहम चीज ध्यान में रखनी है, ये ठीक लिखना है। ये गलत कर दिया ना, सेल का परचेज कर दिया तो प्रॉफिट का लॉस हो जाना है, और पास का नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि और भी क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस पे सारी गेम अटकी है। सेल के परचेज ध्यान से देख लें। सेल ही है। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। स्ट्रेटजी क्या है भाई? आप इसको कैसे हेज करना चाहते हैं? 4 तरीके हैं। कैसे करना चाहते हैं स्ट्रेटजी? हाँ जी, ठीक है। हेजिंग टेक्निक क्या है? फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? अभी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखा। फॉरवर्ड 3 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 130 रुपीज। 130 ये रेट है फॉरवर्ड का, जो उसने बोला, लॉक किया है, जो एग्रीमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट। यानी जो हमारा बैंक वाला बंदा है ना, वो जो हमें रेट कह रहा है कि भैया 3 महीने बाद ये रेट होगा मार्केट का, अगर नहीं होता तो कम या ज्यादा का मैं जिम्मेदार हूं। तो ये मार्केट का रेट नहीं है, एक्चुअल मार्केट का रेट नहीं है, ये डेरिवेटिव का रेट है। ये ज़हन में रखिएगा। ये हमारा रेट है, लॉक हो गया, इसके साथ साइन कर ले ऐसे करके। ये एग्रीड रेट हो गया, लॉक हो गया, साइन कर ले इसके साथ। या आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ओपन पोजीशन आ गई। कौन सी पोजीशन? लॉन्ग पोजीशन के शॉर्ट नहीं, पेपर में नहीं साइन करना है, वैसे ही साइन, आपको पता चल जाए ये एग्रीड रेट है, एग्रीड रेट है, पेपर में नहीं करना। अब साइन करने के बाद सो जाएं 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सो जाए। बचपन में कहानी पढ़ते ना, वो जिन 6 महीने सोता 6 महीने जा, आपने नहीं आने पड़ी होगी, हमने पढ़ी। जिन होता था 6 महीने सोता था, 6 महीने जा, तो 3 महीने के लिए सो जाएं। 3 महीने बाद उठेंगे तो दुनिया ही बदली होगी। ये है 3 महीने के बाद क्या है मार्केट में रेट? 1,15,000। अब जरा सुन ले, आपने सोचना कैसे है। आपने जाना है मार्केट की तरफ। अब मुझे बताइए, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज ना करें, तो जब मार्केट में जाएंगे तो किस रेट पे बेचेंगे? 1 लाख। तो आपको कितने रुपए मिलेंगे भला? कितने रुपए मिलेंगे?
14.55 टन मल्टीप्लाइड बाय 1,15,000। मार्केट का रेट यही है, ये मार्केट का रेट है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं, वो तो रेट मिलना ही नहीं। 1673250 ये होगा अगर आप हेजिंग नहीं करते। अगर आप हेजिंग करते अब क्या, अब ये जरा सोच, अब जिस तरह मैं सोचवा रहा हूं आपने ऐसे ही सोचना है। 5 मिनट पूरा फोकस, 5 मिनट बस, उसके बाद लेक्चर खत्म है। 5 मिनट। 3 महीने में एग्रीमेंट करके 1:30 पे एग्रीमेंट किया था, मैं सो गया था। 3 महीने बाद उठा, भागा भागा मार्केट में गया। मार्केट में देख के या तो मैं खुश हूंगा या सैड हूंगा, या हैप्पी हूंगा या सैड। आपने ये डिसाइड करना है कि मैं हैप्पी हूंगा सैड। कैसे डिसाइड करना है? मैंने बेयर मार्केट में बेचना है, मैंने मार्केट में बेचना है। बाकी के लोग बेच के घर लेके जा रहे होंगे 1,15,000 के। बाकी के लोग कम रेट पे बेच के घर जा रहे होंगे। मैं ज्यादा रेट पे पैसे घर लेके जा रहा हूंगा, बेचूंगा मैं भी इसी पे, लेकिन रास्ते में बैंक सेल है। तो मुझे बताए मेरे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल के नॉट फेवरेबल, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल के नॉट फेवरेबल। फिर से मुझे बताए, बाकी के सारे लोग घर लेके जाएंगे 1,15,000, बाकी के लोग नेट रिसीव 1,15,000, मैं कितना घर लेके जाऊंगा? भाई घर 1,30 कैसे लेके जाऊंगा? मार्केट में तो सामान 1,15 पे बिकेगा। वापसी पे बैंक के पास तो होते जाना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। बताइए मैं इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हैप्पी या सैड? ये मेरे लिए फेवरेबल के नॉट फेवरेबल? फेवरेबल का मतलब गेन, नॉट फेवरेबल का मतलब लॉस। तो मुझे बताइए ये गेन है कि लॉस है? तो 3 महीने बाद जब आपने उठना है तो फैसला क्या करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने ये गेन है कि लॉस। कैसे फैसला करना है? अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि बाकी के लोग कितने पैसे लेके जा रहे हैं, मैं कितने। अगर मैं ज्यादा लेके जा रहा हूं तो गेन, और अगर कम लेके जा रहा हूं। अगर यही मैं आपसे कहूं परचेज का केस होता, फिर कैसे फैसला करते गेन या लॉस? फिर हम ऐसे सोचते बाकी के लोग कितने पैसे दे रहे हैं, मैं कितने पैसे दे। अगर यही होती सिचुएशन परचेज के केस में तो मैं कैसे सोचता? बाकी के लोग तो 1,15,000 दे रहे हैं, मैं 1,30 दे रहा हूं, मैं सैड, लॉस होता। तो ये गेन या लॉस कैसे डिसाइड करना है पहले देख लें। सेल वाला केस है, परचेज वाला केस है, ठीक है? फिर उसके बाद देखना। फिर तो मुझे बताइए वापस दोबारा से मुझे बताएं सोच के कि ये अगर मेच्योरिटी डेट पे मार्केट का रेट 1,15 है तो मेरे लिए इस क्वेश्चन में हैप्पी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल या नॉट फेवरेबल? फेवरेबल कैसे? बाकी के लोग 1,15 रिसीव कर रहे हैं, मैं 1,30 रिसीव कर रहा हूंगा। तो गेन कितना हो गया? गेन मुझे बताइए गेन कितना हो गया? गेन पहले आप लिख लेंगे नीचे, दिस इज गेन बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल। क्या लिखेंगे? दिस इज गेन। पहले डिसाइड करना है गेन है कि लॉस है। दिस इज पहले लिखेंगे गेन या लॉस। कैसे डिसाइड? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे ही सोचना है जैसे मैं सोचवा रहा हूं। कोई और तरीका सोचा ना कि सेल परचेज माइनस परचेज, ये तो ये माइनस कर, वो आगे पीछे हो जाए ना आगे चल के, मुझे पता है वो फिर सेल में रेट अलग हो जाता है, परचेज में उल्टा करना पड़ता है। वो एग्जाम में फिर आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे पहले क्या लिखना था बाद में क्या। तो तरीकाकार क्या है? कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअल थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है लेकिन डिसीजन हमेशा इंशाल्लाह ठीक होगा आपका। तो ये फैसला करना आपको आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट गेन है कि लॉस है। अब कैलकुलेट कैसे करना है? वो तो बहुत आसान। कितना गेन इज इक्वल टू जितने टोटल है यूनिट कितने हैं 14.55 मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो मर्जी लिखे बाद में जो मर्जी लिखे, क्योंकि हमने गेन या लॉस कंसेप्ट की मदद से डिसाइड कर चुके हैं। गेन है कि लॉस ऊपर कंसेप्ट की मदद से डिसाइड
कर चुके हैं। अब फर्क नहीं पड़ता, इधर पहले जो मर्जी लिखें। तो क्या लिखूं मैं? 130,000 इज इक्वल टू 218,250। ये हमारा गेन है कि लॉस है? ये क्यों बोला? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज फेवरेबल। और कैसे फेवरेबल है ये सोचना आया? लोग कितना लेके जा रहे हैं, हम कितना लेके जा रहे हैं। और अगर परचेज वाला केस होता तो कैसे सोचते? लोग कितना दे के जा रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं। शाबाश, बेहतरीन, डन जी। अब ये टेबल जो आपका सबसे अहम है, इसमें स्टेप समझ ले क्या है। पहला स्टेप, यहां पे रिसीट आना है कि देखे बहुत गौर से, बहुत आज का लेक्चर अगर आप थोड़ा सा लेंथी है लेक्चर, लेकिन अगर ये समझ लिया ना बाकी 15 मिनट के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा करेगा अगले 15-20 मिनट के अंदर। सिर्फ आज में थोड़ा सा टाइम दे दें। यहां पे रिसीट आएगा कि पेमेंट आएगा, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। रिसीट आएगा कि पेमेंट आएगा, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? हाँ जी, ये डिसाइड करेगा। ये मैंने बोला था ना, ये अगर यहां सेल है तो यहां क्या होगा? अगर यहां परचेज है तो यहां क्या होगा? ये ध्यान से लिखने लफ्ज, इधर गलती की गुंजाइश नहीं है। काम थोड़ा है लेकिन काम सेंसिटिव है, क्रिटिकल। रिसीट फ्रॉम, ये है एक्चुअल मार्केट में जो लिया दिया। पहला कॉलम क्या है? लिया दिया। दूसरा कॉलम क्या है? जो बैंक से डेरिवेटिव एग्रीमेंट में लिया दिया। यह है ट्रेड एग्रीमेंट में जो लिया दिया। ये क्या है? डेरिवेटिव एग्रीमेंट में जो लिया दिया। ये मार्केट में सेल करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? समझे इसको? रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी मतलब मार्केट में अगर इसको सेल करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? कितने मिलेंगे जी? मिलेंगे 14.55 को बेचना है किस रेट पे? किस रेट पे? मार्केट के रेट। सुभान अल्लाह, 1.15 पे छा गए। बस 1.15 ही है ना? यही मार्केट रेट था ना? ये टुडे स्पॉट रेट है कि मैच्योरिटी का स्पॉट? मैच्योरिटी का। शाबाश। टुडे तो इररिलेवेंट होता है, फॉरवर्ड में भी, फ्यूचर में भी, ऑप्शन में भी। मनी मार्केट में शायद रेलिवेंट हो जाए। तो बताइए कितना आया? 1673,250। तो ये पैसे लेके घर चला जाऊं? नहीं नहीं, एग्रीमेंट किया है बैंक के पास, बैंक के पास है, बैंक के पास तो हम खुशी खुशी जाएंगे। बताइए। अच्छा अब सुने, यहां पे दूसरी अहम चीज, यहां पे ऐड करना है कि लेस करना है? गलत गलत गलत। हाँ जी सुने, अब गेन होता है इनफ्लो, लॉस होता है आउटफ्लो। एग्री करते हैं? अगर ऊपर रिसीट है, नीचे गेन है, रिसीट भी इनफ्लो, गेन भी इनफ्लो, ये होगा ऐड। अगर ऊपर रिसीट है, नीचे लॉस है, रिसीट होता है इनफ्लो, लॉस होता है आउटफ्लो, इधर आएगा लेस। बात समझ आई? नहीं आई। फिर से, अगर इधर हो पेमेंट, इधर हो गेन, तो ये क्या आएगा? पेमेंट आउटफ्लो है, इनफ्लो है, नेट होगा यानी लेस होगा। अगर इधर पेमेंट है, इधर लॉस है, ऐड। क्यों ऐड होगा? पेमेंट आउटफ्लो, लॉस आउटफ्लो, आउटफ्लो आउटफ्लो। साइंस समझ गए? ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है। आज का लेक्चर समझे, बाकी का 15-20 मिनट में निपटा जाएगा हर रोज हर रोज। तो बताइए गेन है कि लॉस है? क्या दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है? या यहां कैलकुलेशन शो करवा ले या यहां करवा ले, लेकिन किसी एक जगह ही करवाए। यहां करवा ले वो भी ठीक है, यहां करवा ले वो भी ठीक है, लेकिन दोबारा कर। तो ये क्या गेन ऐड है कि लेस है? ऐड है। बताइए, देखिए ठीक है, 212,250 डन जी। अब क्या करना है? नेट रिसीट कितनी हुई?
नेट रिसीट लिख दो, या यहाँ पे नेट रिसीट होगी या नेट पेमेंट होगी, सेलर है तो नेट रिसीट होगी, बायर है नेट पेमेंट। कितना है 1891,500 भाई यही है। अब आपने कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है, ये जो नेट रिसीट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। नेट रिसीट ये रही, एक्चुअल क्वांटिटी, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ये टोटल बेचने पे आपको ये टोटल पैसे मिले तो यूनिट रेट कैलकुलेट कर दो, यूनिट रेट कैलकुलेट कर दो। वो क्या है 1891,500 डिवाइडेड बाय 14.55 क्या हुआ 130 है क्या 130,000 130,000। ये वन है, ये क्या 130,000। ये क्या अजीब इत्तेफाक हुआ कि जो रेट हमने लॉक किया था, जो फॉरवर्ड का रेट था, जो एग्रीमेंट का रेट था, जो लॉक रेट था, इफेक्टिव रेट भी वही हुआ। ये क्या इत्तेफाक हुआ, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हैजिंग है। हैजिंग का मकसद यही था कि मार्केट चाहे एक दफा रेट एग्री का, हैजिंग का मकसद क्या है, एक दफा रेट एग्री कर लिया ना, फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका इफेक्टिव रेट एग्रीड रेट ही होगा, एग्रीड रेट ही होगा। ठीक है, ये रेट एग्जैक्ट आ गया, 1 रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं है, तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट हैजिंग। क्या कहते हैं, पर जैसे परफेक्ट क्राइम होता है ना, सुना होगा, ये क्या है परफेक्ट हैजिंग। परफेक्ट हैजिंग में 1 रुपए का फर्क भी नहीं आता। हाँ, अगर 1-2 रुपए का फर्क आ भी जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट तो नहीं है, इफेक्टिव है। परफेक्ट तो नहीं है भाई, थोड़ा बहुत अगर फर्क आ भी जाए, 1,30,000 का 1,29,900 आ जाए, 1,30,100 आ जाए, तो हम कहेंगे परफेक्ट तो नहीं है, इफेक्टिव है। फिर कुछ बात समझ आई है तो लिख लीजिए, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड इज परफेक्ट हैजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्ट हैजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज भाई कुछ समझ आया। देखिए ये सारी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आपके सामने कितनी कैलकुलेशन है, और ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, नहीं यकीन आ रहा ना, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कंसेप्ट है। यहां क्या लिखना है, सेल परचेज, गेन लॉस कैसे डिसाइड करना है कि गेन है कि लॉस है, ये कैलकुलेशन अहम नहीं है, वो तो चुटकियों में हो जाती है। गेन लॉस है, यहां पे रिसीट लिखना है कि पेमेंट लिखना है, यहां पे गेन है कि लॉस है, यहां पे ऐड है कि लेस है, ये चीज डन। सेल की हैजिंग कर ली कमोडिटी रेट रिस्क में। अगर मैं कहूं परचेज की भी करें, चले होमवर्क, ये तस्वीर ले लें, ये जरा बंद कीजिएगा बच्चे, तस्वीर ले लें, ये आपकी होमवर्क की असाइनमेंट है। अच्छा, इसका जवाब नहीं भी दिया हुआ फिर भी दिया हुआ है। इस साल कोई स्टूडेंट 50 रुपए इनाम दे, जल्दी तैयार कर, जो मुझे बताएगा इस सवाल का आंसर इफेक्टिव रेट क्या आएगा, जवाब 135। शाबाश शाबाश, भाई को दीजिए 50 रुपए। 135 कैसे पता चला, फॉरवर्ड परफेक्ट हैजिंग होती है तो एग्रीड रेट या इफेक्टिव रेट आएगा। डन, शाबाश। 50 है, 100 दे दिया है, 50 वापस कर देना भाई, ऐसे ना कर, तो बैंक जो मैंने साल बाद होना है, बैंक में 6 महीने बाद करवाएगा मेरा भाई, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। चलिए आज का लेक्चर भाई क्लियर, समझ आ गई? एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, चलिए जी, हो सके तो फिर बुक वाला भी कर लीजिएगा, उसमें भी एक क्वेश्चन है, बुक के लर्निंग प्रोजेक्ट जी। ये क्वेश्चन बताएगा बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी कहां से आई है, क्वेश्चन से 100% बताएगा, उसके बगैर कर ही नहीं सकते, 100% बताएगा ये स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।